क्योंकि उसमें जो उनको सबसे ज्यादा हमें दिक्कत होती थी सीआईडी की होती थी। वो बाहर नहीं निकल सकते, कहीं जा नहीं सकते, सीआईडी वाले बैठे रहते थे। लेकिन वो होता था सीआईडी का, जो कि ये पता लगाने के लिए कि कहीं नेताजी जिंदा तो नहीं है, ये कहीं दूसरी कोई फौज वौज तो नहीं बना रहे होंगे। शॉल थी मेरी माँ के पास, कभी वो उड़ती थी, कभी मेरे भाई को उड़ा देती थी, कभी मेरे को उड़ा देती थी। मतलब हमारे पास ठीक से गर्म कपड़े भी नहीं थे। फिर मेरे छोटा, जो मुझसे हम सबसे छोटा भाई है, उसको भी किडनैपिंग हो गई थी। तो किसने की, क्या की, ये हमें नहीं मालूम। उनको तो पाकिस्तान वालों ने सबने आर्मी में ले लिया, यहां पर नहीं लिया गया। नमस्कार, आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में। नेताजी की जब भी बात होती है तो हम उनके सहयोगियों की बात करते हैं। उनमें से एक प्रमुख थे कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लन, और उनकी बिटिया जो ग्वालियर में डॉक्टर रही हैं, डॉक्टर अमृता मेहरोत्रा। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और बहुत सारी चीजें साझा करेंगे। एक बेटी के रूप में उन्होंने अपने पिता का क्या देखा, उनसे क्या सीखा, कैसे थे वो ढिल्लन साहब, और कर्नल ढिल्लन साहब के माध्यम से जो अनुभव और जो कहानियां उनको विरासत में नेताजी के बारे में मिली है, हम उसकी भी बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। आपका स्वागत है इस पॉडकास्ट में, और आपसे बहुत कुछ जानने, समझने, सीखने का हमें और हमारे दर्शकों को आज मौका मिलेगा। सबसे पहले आपके बचपन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि आपके पिताजी से जो बचपन में संपर्क था, तो आपके पिताजी कैसे थे? हालांकि वो आर्मी ऑफिसर थे, लेकिन उसके पहले से भी जो भी आपका अनुभव है पिताजी के बारे में, ये कुछ बताएं। पिताजी बहुत अनुशासन वाले थे जी, और हमेशा वो यही चाहते थे कि सब बच्चे भी अनुशासन में रहें। और उन्होंने हमें हमेशा यही सिखाया कि जो भी काम करो ईमानदारी से करो, नीयत हमेशा साफ रखो, तो तुम अपनी जिंदगी में तरक्की करोगे। मैं अपने दोनों भाइयों से बड़ी हूँ। मेरे को बहुत बचपन का तो इतना याद नहीं है, लेकिन जब मैं 5 वर्ष की थी और उसके बाद जब हम शिवपुरी रहने आ गए, क्योंकि ये बात पक्की होती है कि बचपन में अपन को वो चीज़ें याद नहीं रहती। जब मैं कहूँ कि मैं 4 साल की थी, तो मुझे उस समय बस मुझे ये याद रहता था कि उनका एक रुतबा है, लोग उनके पास आते हैं और सब उनको जय हिंद कहते हैं। और हमारे घर पे भी हमने कभी किसी को सत श्री अकाल नहीं कहा, नमस्ते नहीं कहा। सुबह उठते तब भी जय हिंद कहते थे। उन्होंने हमें जय हिंद कहना सिखाया। वो मेरे को उतना तो याद है बचपन से। फिर उसके बाद हम लोग जब शिवपुरी रहने आ गए, पहले हम पंजाब में रहते थे, लुधियाने में जी। तो वहाँ से हम कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि पिताजी पंजाब में रहना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने जगह ढूंढी, और जगह भी बड़े, उसकी भी एक छोटी सी कहानी है। हाँ, बताएं। वो रेलवे स्टेशन से, रेलवे के माध्यम से आ रहे थे और वो सोच रहे थे मैं मध्य प्रदेश में कहीं जाता हूँ। तो उनके सूटकेस के ऊपर लिखा हुआ था कर्नल जीएस ढिल्लन। शिवपुरी के एक कवि, जिनको घासीराम कवि के नाम से जाना जाता है, वो भी उसमें थे। उनके साथ 1-2 और सहयोगी भी बैठे हुए थे। तो उनकी निगाह गई उस सूटकेस पे, तो उन्होंने पूछा ये सूटकेस किसका है? तो पिताजी बोले क्यों? कहते हैं नहीं, इस पे लिखा है कर्नल जीएस ढिल्लन INA। तो बोले आप उनसे मिलना चाहते हैं क्या? बोले इससे अच्छी बात क्या होगी कि मैं उनसे मिलूं। तो पिताजी बोले वो मुझ में ही है। तो फिर उन्होंने कहा कि कर्नल साहब, हम देख रहे हैं कि आप खिड़की से बड़े गौर से जमीन को देख रहे हैं। बोले देखिए, मैं एक सैनिक हूँ। सैनिक जो होता है उसका हमेशा झुकाव जमीन के साथ रहता है। जब वो लड़ता है तो भी जमीन के लिए लड़ता है, और जब खेती करता है तो भी उसको जमीन की जरूरत होती है। मैं जमीन ढूंढ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको कैसी जमीन चाहिए? तो कहने लगे वैसे उस समय लगभग ऐसी जगह पे थे जहाँ बहुत हरियाली थी, पर जब स्टेशन आ गया उसके बाद वो लोग बस में बैठ गए। तो बस से मोहना तक पहुंचे, तो मोहना की जमीन उन्हें बहुत अच्छी लग रही थी पिताजी को, कि बहुत यहाँ पर हरियाली है, पानी भी है।
पर उन्होंने कहा कि ये डेकॉइट इन्फेस्टेड एरिया है, तो यहाँ न रह के और दूसरी जगह हम आपको दिखाएंगे। तो बोले आपकी रिक्वायरमेंट बताइए। तो उन्होंने कहा सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है मेरी कि मैं एक मुश्त पैसा नहीं दे सकूंगा, क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं जो भी दूंगा किश्तों पे दूंगा। जमीन ऐसी होनी चाहिए जहां एक पहाड़ हो, एक नदी हो, एक तालाब हो और बीच में कुछ ऊंची जगह हो, वैसी ही जैसी कि बर्मा की जगह जहां लड़ाइयों में मैं लड़ता था, मुझे वैसी जगह चाहिए। तो कहने लगे ठीक है कर्नल साहब, हम आपको ऐसी जगह देंगे, ढूंढेंगे। उनको मोहना पे उन्होंने छोड़ दिया और कहा कि मैं आता हूँ। और पिताजी को 5 दिन हो गए मोहना में रहते रहते, वो लौट के नहीं आए। तो पिताजी सोचने लगे अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ। तो वहाँ पर एक छोटा सा होटल सा था, तो उसमें वो उनका ख्याल रखता था। अच्छा। और मौसम जो था वो थोड़ा गर्मी का था, तो गर्मी की वजह से उनको कोई ज़्यादा कपड़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। फिर घासीराम जी आए, लेके गए, तो उस कोठी में ले गए वहाँ जहाँ तात्या टोपे को फांसी का हुक्म सुनाया गया था। अच्छा। तो तातू जी बोले मैंने आपको पहले ही कहा। मैं अपने पिताजी को तातू जी कहती हूँ, ये नाम मेरा ही दिया हुआ है उनको। उसके बाद वो जगत तातू हो गए, ये पर मेरा नाम ही दिया है उनको। तो वो कहने लगे कि मैंने आपसे कहा था कि आप मेरा स्वागत नहीं करेंगे और किसी को कुछ बताएंगे नहीं। कहते ये कैसे हो सकता है कि एक बहादुर हमारे यहाँ वीर योद्धा आया है और हम उसका स्वागत ना करें। अब उनका सब स्वागत हुआ, बहुत लोग इकट्ठे हुए। फिर उसमें उनसे कुछ लोग ऐसे भी उन्होंने बुलाए थे जो जमीन के बारे में थे। तो उसमें एक हाफिज निसार साहब थे जो मुस्लिम थे। तो वो बोले मैं दूंगा जमीन और मैं पैसा नहीं लूंगा, और इस समय मेरी उसमें गेहूं है, उस गेहूं के साथ ही मैं आपको दूंगा। तो पिताजी बोले मैं बहुत गरीब हूं, अगर मुझे वो बेचनी पड़ी और आप रजिस्ट्री करेंगे बिना पैसे के, तो मैं किसी को क्या दूंगा, उसकी कीमत कैसे बताऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं मैं 100 बीघा जमीन दूंगा। उन्होंने 1 रुपया पर बीघा लगा लिया और पिताजी के नाम वो 100 बीघा जमीन रजिस्ट्री कर दी। 2 जने और थे, दामोदर दास और जसराम जी। मैं इन लोगों के नाम कभी भूलती नहीं हूँ। मैं तब 5 वर्ष की थी, लेकिन मुझे इनके नाम याद है। तो उन लोगों ने किश्तों पे पिताजी को जमीन दे दी। अब पिताजी ने वहां पर रह के हम लोगों के लिए, जिसको कि वहां की भाषा में टपरिया कहते, झोंपड़ी बनाया उसको बनाया और एक गोल बंगला बनाया। ये जैसा आप देखेंगे बाहर है बिल्कुल वैसा बनाया, पर वो सारा का सारा घास फूस का था। तो उसको बनाने के बाद और वो रसोई थोड़ी दूर बनाई। कहने लगे कि कहीं आग लगे तो बाकी घर तो बचे। और उसको सब व्यवस्थित करके बना के उसकी लिपाई पुताई करके फिर पंजाब पहुंचे। अच्छा। और हमारी माँ से कहा, ये किस वर्ष की बात होगी? ये 1952 की है। 52। हाँ जी। और उसके पहले हमारे दादाजी की डेथ हो चुकी थी। तो फिर पिताजी ने जब माँ से कहा कि अब अपन यहाँ नहीं रहेंगे, अपन मध्य प्रदेश में चलते हैं, तो माँ कहने लगी कि वहाँ अपन को कर्नल साहब कोई जानता नहीं है। बोले सब जान जाएंगे, धीरे धीरे अपन चलते हैं। तो वहाँ पर से हमने वो जो जिस जगह हम रहते थे, वो वहाँ एक परिवार और रहता था, चोपड़ा साहब, उनको वैसा ही छोड़ दिया उन्होंने। बोले ये आप रख लीजिए अपने पास, क्योंकि उसमें जो उनको सबसे ज्यादा हमें दिक्कत होती थी सीआईडी की होती थी। वो बाहर नहीं निकल सकते, कहीं जा नहीं सकते, सीआईडी वाले बैठे रहते थे। एक तो उसमें ऐसा था ऑफिसर जो अपने हाथों पे वो लगा के लाता था जलेबी के, उसके ऊपर मक्खियां बैठी रहती थी ताकि वो भिखारी लगे। लेकिन वो होता था सीआईडी का, जो कि ये पता लगाने के लिए कि कहीं नेताजी जिंदा तो नहीं है, ये कहीं दूसरी कोई फौज वौज तो नहीं बना रहे होंगे। तो ये भी एक बड़ा प्रश्नवाचक था। तो इसलिए पिताजी परेशान हो गए थे कि अब तो मेरे को यहाँ छोड़ना ही है।
तो हमारी माँ ने उनका साथ दिया। हम लोग पूरा सब अपना जितना सामान था लेके, क्योंकि सामान तो कईयों बार जब्त हुआ। जो आर्मी में रहते हुए इनकी पैसे भी होते थे, जो तनख्वाह मिलती थी वो भी कभी नहीं मिली, जो थी वो बाद में जब्त कर ली गई। नहीं, पेंशन तो मिलता रहा होगा। नहीं, सरकार ने पेंशन रोक दिया था। हाँ, सब जो क्या ऐसा था कि जो भी आईएनए में थे सबों का सरकार ने पेंशन रोक दिया था? आईएनए में जो थे उनको पहली बात तो पेंशन उस समय मिलती ही नहीं थी। अच्छा। उसमें से उन्होंने सबसे बड़ी बात ये की कि जो इनके साथ थे, जैसे मेजर जनरल क्यानी थे और जो पहले वहाँ के आर्मी चीफ बने अयूब खां, ये लोग एक एक 2-2 साल सीनियर जूनियर थे। हाँ। देहरादून एकेडमी में। हाँ। उनको तो पाकिस्तान वालों ने सबने आर्मी में ले लिया, यहाँ पर नहीं लिया गया। यहाँ पे आए ना कि किसी को एब्जॉर्ब नहीं किया नहीं किया। इन्होंने ये कहा कि ये ऐसी फोर्सफुल है कि हमारी आर्मी को नहीं चलने देगी इनको, अगर हमने अपने आर्मी में ले लिया तो। और उस पे बकायदा पंडित जी के साइन भी है। हाँ, वो तो कांग्रेस की नीति थी। हाँ, कि आने के लोगों को डिप्लॉय नहीं करना है। हाँ, और जो इनका सब कुछ था वो जब्त भी कर लिया गया था, तो कुछ था ही नहीं ना कहने को, तो ये था। अच्छा, उन्होंने पंजाब छोड़ा था तो क्या पंजाब में कुछ खतरे की स्थिति थी? अब कुछ चीजें ऐसी पर्सनल होती हैं कि बताना। हाँ, नहीं वो मतलब प्रोफेशन के कारण, आईएनए में रहने के कारण तो नहीं था। कुछ तो जो सीआईडी लगी थी वो तो आईएनए की वजह थी। भाई, जब वो बताया करते थे, जब मैं आईएनए उसमें से ट्रायल से रिहा हुआ, हमें कोई अपना घर देने को तैयार नहीं होता था। ऐसा माहौल था। ऐसा माहौल था कि अगर इनको रखेंगे तो हमारे को ही परेशान किया जाए। उनको लगता होगा कि सरकार और सीआईडी के लोग परेशान न करें, क्योंकि उस 1946 में तो वो थे ना, अंग्रेज थे ना यहाँ, तो कोई घर नहीं देता था। मित्र लोगों के पास ही रह रह के इन्होंने अपना समय निकाला। और उस समय की भी बात मैं जरा इससे हटके उधर चलती हूँ। जब ये कलकत्ता में उस समय जो जिनके नाम पे हम अपना डॉक्टर्स डे मनाते हैं, डॉक्टर मुखर्जी जो वो वहाँ के मुख्यमंत्री थे, तो पिताजी उनके पास गए, बोले कि मेरे को एक कार खरीदनी है। बोले क्या करोगे कार का? बोले टैक्सी चलाऊंगा, खाने को नहीं है, कुछ तो मेरी वाइफ है और वो फैमिली वे में है, तो मैं क्या करूँगा? तो वो उन्होंने बुलाया अपने पीए को और कहा इनको 2000 रुपए दे दो। तो बाहर सारी यूथ खड़ा था। उनको जब पता चला कि ये तो टैक्सी चलाएंगे, इतना बड़ा आईएनए का हीरो टैक्सी चलाएगा, उन्होंने कहा अगर आपने टैक्सी चलाई हम आपकी टैक्सी जला देंगे। अच्छा। आप टैक्सी नहीं चलाएंगे? कहते मैं घर पहुंचा तो वहां पर तार डली थी, योर फादर इज नो मोर। कहते मेरे पास वो 2000 ही थे जो मैं लेके चला और मैं पंजाब आ गया और आके मैंने अपने पिता का जो अंतिम संस्कार वगैरह अपने भाइयों के साथ मिलके किया। ये मतलब बीच में एक दुखद सा था कि कहते मेरे पास अगर वो 2000 उनसे मैंने नहीं लिए होते और मैंने बाद में उनको जाके बताया कि वो 2000 रुपए जो थे मेरे, वो इस तरह से मेरे को इस्तेमाल करने पड़े और मेरे को पंजाब जाना पड़ा, मेरे पिताजी नहीं रहे और पिताजी का भी मर्डर हुआ था। तो इसलिए जो थे, फिर मेरे छोटा जो मुझसे हम सबसे छोटा भाई है उसको भी किडनैपिंग हो गई थी। तो किसने की क्या की ये हमें नहीं मालूम, लेकिन वो कहने लगे मैं सेफ नहीं हूँ। तो हम लोग एक ट्रक में सारा सामान लेके आए और हमारे साथ हम मतलब पिताजी, माँ और हम 3 भाई बहन, हम 5 जने और साथ में हमारा एक बड़ा अनोखा परिवार एक टोकरे में, जो कि मेरे पिताजी ने अपनी मेमोइर्स में भी उसको मेंशन किया है। उस टोकरे में 5 मुर्गियां थी, 3 कुत्ते थे और एक बिल्ला था, सारे एक साथ थे। तो बीच बीच में जब हम उतरते थे तो उस टोकरे को बाहर निकाला जाता था तो सब लोग उसको देखते थे और इतने खुश होते थे और पूछते थे साहब जी ये कैसे रहते हैं?
तो पिताजी कहते थे आप लोग नहीं रह सकते पर हमारे ये जानवर साथ रहते हैं, ये मेरा परिवार है। तो हम इतने से जने हम शिवपुरी रहने आ गए, पूरा परिवार और पूरा कुनबा एक साथ आ पहुंचा। गया। हम शिवपुरी रहने आ गए। ना लाइट थी वहां, ना कुछ था। मतलब आप यहाँ से देखो, वो जैसे ऑफिस है तो वहां आपको शेर खड़ा नजर आता था, आपको जानवर ही जानवर चारों तरफ नजर आते थे क्योंकि नेशनल पार्क लगा हुआ था। ब्लैक बक वगैरह तब भी सब होंगे थे, बहुत, ब्लैक बक थे। और चीतल हाँ, तो तब सब से थे। इधर घूमते थे। तो हमारी माँ एक दिन बोली कि कर्नल साहब आप कहाँ जंगल में ले आए, यहाँ तो चिड़ियां भी नहीं है, गिलहरियां भी नहीं है। तो पिताजी बोले जब अपन रहने लगेंगे तो गिलहरियां भी आ जाएंगी और चिड़ियां भी आ जाएंगी। तो धीरे धीरे करके सब आ गए। अब मम्मी जी वहाँ रहने लगे, सब मतलब हम लोग रहने लगे। ना वहाँ हम लोगों के पास दूध का इंतज़ाम, ना खाने के लिए कुछ। तो वो जो हाफिज निसार साहब ने गेहूं छोड़ी थी वो कच्ची थी। हमारी माँ उनको तोड़ के ले आती थी, उनको कूटती थी, कभी उसमें गुड़ डाल के हमें खिलाती थी, कभी उसको नमकीन खिलाती थी। और खाने का तो कभी कभी ऐसा रहता था कि हम बच्चों ने खा लिया, वो दोनों जने भूखे रहते थे क्योंकि कोई आ गया तो उसको देना पड़ जाता था। ये मेरे को चीजें भाई साहब भूलती नहीं है। हाँ। क्योंकि भाई मेरे छोटे थे लेकिन मुझे ये सब चीजें ठीक से दिखाई देती थी कि मेरे माँ बाप मतलब कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। एक शॉल थी मेरी माँ के पास, कभी वो उड़ती थी, कभी मेरे भाई को उड़ा देती थी, कभी मेरे को उड़ा देती थी। मतलब हमारे पास ठीक से गर्म कपड़े भी नहीं थे। लेकिन मेरी माँ ने कभी शिकायत नहीं की कि कर्नल साहब आप, और कोई पेंशन नहीं मिलती थी, कुछ नहीं मिलता था। वो जो जिंदगी चल रही थी वो एक तरह से देखिए लोन्स पे चल रही थी, उधारी पे चल रही थी। आजाद हिंद फौज ने क्या दिया, उसमें सबसे बड़ी चीज जो थी मनोबल दिया। मनोबल दिया, हाँ, संघर्ष करने की, आत्मविश्वास दिया, हाँ, संघर्ष करने की क्षमता दी। और क्योंकि ये क्षमता उन्होंने आजाद हिंद फौज में ले ली थी, इसलिए वो लड़ सके, फड़ुआ चला सके। कहाँ तो बंदूक चलाते थे और आज वही उन्हीं हाथों से वो फावड़े चला रहे थे, फावड़े चला रहे थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके उन्होंने जमीन को, ऐसी नहीं थी कि बिना जुताई की थी, नहीं थी, हल लिए जी। और 2 जोड़ी बैल कहीं से व्यवस्था हुई। तो पहला हल हमारी माँ चलाती थी और पीछे फिर आदिवासी लोग चलाते थे। इसी बीच एक सज्जन आए। सज्जन बोले कि मेरे को सरकार ने भेजा है, और उनके पास बहुत सारे कपड़े थे और साबुन था, तेल था और किताबें थी। और बोले कि कहा है कि यहाँ आदिवासी बहुत गंदे रहते हैं, उनको नहलाना है, उन्हें पढ़ाना है। तो कर्नल साहब आप मेरे को एक जगह दे दीजिए। बोले देख भाई, मैं भी कुटिया में रहता हूँ, तुम्हारे लिए भी कुटिया छुआ देता हूँ। तो उन्होंने एक लगभग इतनी लंबी टपरी बना दी, उसमें बोर्ड लगा लिया उसने। हमको भी पढ़ाते थे, मतलब मुझे भी पढ़ाते थे वो, और उन आदिवासियों को भी पढ़ाते थे। मैं उन्हीं आदिवासियों के साथ पहली, दूसरी, तीसरी पढ़ी। और वो 3 साल के लिए थे। जब 3 साल हो गए तो वो जाने लगे, तो वो पिताजी को सब बता गए कि मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं CID का इंस्पेक्टर हूँ, और मैं सिर्फ ये देखने आया था कि आप यहाँ अकेले में आ गए, अब आप कर क्या रहे हैं। और उसने अपनी डायरी उनके सामने रख दी जो उन्होंने लिखा था। उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो कि ये हो कि उनके खिलाफत हो, कोई नकारात्मक बात नहीं थी उसमें। और जो खाली समय होता था ना उनका, वो मेरी माँ के साथ काम करते थे, माँ के साथ कपड़े भी धुलवा देते थे, सब बिल्कुल घर जैसे रहते थे वो हमारे साथ, खाना भी हमारे साथ ही खाते थे वो। तो फिर वो जब जाने लगे तो कहने लगे कि आप अपनी लड़की को पढ़ाइएगा, ये लड़के तो पढ़ लेंगे, ये डेकॉइट इन्फेस्टेड एरिया है
और अगर बच्ची को कहीं बाहर भेज देंगे तो अच्छा, बच्चे तो कैसे भी कर लेंगे आपके लड़के। वो चले गए। अप्रैल में उन्होंने एक फॉर्म भेजा, वनस्थली विद्यापीठ है राजस्थान में, जो महिलाओं का अब तो बहुत बड़ा है इंस्टीट्यूशन, वहाँ का फॉर्म भेजा। बोले ये 7 जुलाई को एडमिशन होते हैं, तो आप बिटिया को वहाँ भेज दीजिएगा। पिताजी ने मुझे बुलाया, बोले अमृता अब तुम पढ़ने जाओगी बाहर। मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि 5-10 दिन हो गए। मैंने कहा तातू जी मेरे को पढ़ने नहीं भेजेंगे आप? तो बोले सोच रहा हूँ। फिर मैंने 2-3 दिन बाद पूछा, कहते मेरे से बार बार नहीं पूछा करो बेटा, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें पढ़ा सकूं। और फीस पता है कितनी थी? 30 रुपए पर मंथ। उस समय 30 रुपए एक बड़ी राशि, बहुत राशि होती थी। तो फिर उन्होंने, इतने में क्या हुआ कि एक सूबेदार मेजर जो कि INA का ही था, पर वो हमारे से पहले शिवपुरी में आ गया था, तो उसके पास ज़्यादा साधन थे हमसे। तो पिताजी से बोला कल रात को शेर ने मेरा एक बैल खा लिया, तो आप एक बैल मुझे दे दीजिए। तो पिताजी कहने लगे, मम्मी माँ को बुलाया कि ये सूबेदार आए हैं और ये एक बैल मांग रहे हैं। तो माँ बोली कि भाई साहब एक बैल तो नहीं चलेगा काम, क्योंकि आपके बैल के साथ हमारा बैल नहीं चल पाएगा, आप मेरी एक जोड़ी ले जाइए। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं इसके पैसे दूंगा। तो पिताजी बोले ना मैं पैसे नहीं लूंगा, तुमने मेरे अंडर काम किया, मेरे मातहत रहे और मैं तुमसे पैसे लूंगा? कहते हैं कर्नल साहब मुझे आपकी स्थिति पता है, आप ले लीजिए। और उन्होंने 2 लिए, 1-1 हजार रुपया दिया उनको। ये जब बात हो रही थी तब मैं भी थी वहाँ जी। मैं फिर चली गई। उसके बाद पिताजी ने मुझे बुलाया, कहने लगे बेटा तुम वनस्थली जाओगी पढ़ने, तुम्हारा इंतज़ाम हो गया। मैं बहुत खुश कि अब मैं वनस्थली जाऊंगी पढ़ने। और आप वनस्थली गई तो वहाँ से MBBS करके निकली? नहीं, वहाँ MBBS नहीं होता था। तब नहीं होता था, अब होता है। अब भी नहीं है। अच्छा। नहीं। फिर मेरे को पिताजी वनस्थली लेके गए, तो बोले कि इस पहली, दूसरी, तीसरी पढ़ी हुई है, आप 4th में दे दीजिए। तब मैं 9 साल की हो गई थी। तो वो बोले नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लाइए। तो पिताजी बोले मेरे पास तो है ही नहीं। तो उन्होंने मुझे पहली में रखा। तो मैं 9 साल की पहली, बाकी लड़कियों से बड़ी। लेकिन मन में कभी ये नहीं रहता था कि मैं बड़ी हूँ तो मैं इनके साथ मुझे शर्म आएगी, ना किसी बच्ची ने कभी मुझे कहा। फिर उसके बाद जो उसके थे संस्थापक हीरालाल जी शास्त्री, वो आज़ादी के बाद कांग्रेस के पहले मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। तो उनकी एक बेटी थी जिसकी डेथ की याद हो गई थी, उसकी याद में उन्होंने वो बनाया था। तो पिताजी उनके पास गए, मेरे को भी लेके गए। वहाँ खादी पहनते थे, मतलब ये दूसरे कपड़े नहीं पहन सकते। उसका कारण ये था कि किसी की अमीरी गरीबी दूसरे कपड़ों में पता चल जाती, खादी में पता नहीं चलती। तो कहने लगे कि देखिए मैं एक किसान हूँ, मैं 6 महीने में ही फीस दे पाऊंगा, हर महीने नहीं दे पाऊंगा। तो फिर कब वहाँ से आप पढ़ के निकली, किस साल? मैं वहाँ गई थी 1953 में और मैं वहाँ से निकली 1965 में। 12th करके? 11वीं, तब 11वीं होती थी। हाँ, मैट्रिक कहलाता था। मैट्रिक के बाद 11th। हाँ। फिर BSc पार्ट करके आपको मेडिकल में एडमिशन मिलता जी। और आपने फिर मेडिकल कहाँ से किया? मेडिकल मैंने यहाँ से किया। अच्छा, ग्वालियर से। हाँ। कर्नल ढिल्लन साहब बड़े ही करीब रहे नेताजी के, और नेताजी को सामने से बिल्कुल फर्स्ट स्टैंड देखने, समझने, उनके साथ काम करने का उनको अवसर मिला था। तो निश्चित रूप से अपने बच्चों से जो प्यार करता है, उन्हें सिखाने के लिए, अपना अनुभव शेयर करने के लिए कई विशेष संस्मरण आप लोग से उन्होंने साझा किया होगा। ऐसे कुछ संस्मरण बताएं नेताजी के बारे में, कि उनके बारे में वो क्या कहते थे, उन्होंने किस तरह से फील किया था और क्या समझते थे नेताजी को, और नेताजी कैसा समझते थे अपनी क्रांति को और देश को। ऐसा है, जब आज़ाद हिंद फौज में आ गए
बहुत लोग थे उस समय। तो जब रेजिमेंट बन रही थी जी। तो इनकी जो रेजिमेंट बनी थी उनका जो नाम उन्होंने रखे थे, एक सुभाष ब्रिगेड, आजाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड थी और एक लक्ष्मीबाई रेजिमेंट थी जिसमें सारी की सारी महिलाएं थी। तो जो नेहरू ब्रिगेड थी उसमें एक समय ऐसा आया कि उसका जो कमांडर था वो उसको होल्ड नहीं कर पा रहा था। तो नेताजी ये चाहते थे कोई मेरे को ऐसा मिल जाए जो इस पे खरा उतरे। तो उन्होंने कोशिश की, तो पिताजी खुद ही उनके पास गए और कहने लगे, नेताजी अगर आप कहें तो मैं अपनी सर्विसेज ऑफर करता हूं नेहरू ब्रिगेड की कमांड को संभालने के लिए। तो नेताजी ने कहा कि मेरे को आप समय दीजिए, मैं देखता हूँ। क्योंकि उस समय शाहनवाज जी से और सहगल से दोनों से जूनियर थे पिताजी जी। और बहुत सारे लोग थे और कियानी साहब थे, बहुत सारे लोग थे। तो फिर उन्होंने कहते मेरे को बुलाया, पहले खाने पे बुलाया और खाना बहुत सादा खाते थे। 2-3 उसमें हरी मिर्ची होती थी, खिचड़ी होती थी और हम लोगों के लिए उन्होंने रोटी बनवाई थी और एक दाल और एक सब्जी, बस ये उनका खाना होता था। वही उन्होंने खाया, वही हमने खाया। और उसके बाद मेरे से कहने लगे, ठीक है अब आप आज़ाद हिंद इसको नेहरू ब्रिगेड को आप देखिए। तो पिताजी कहने लगे इस समय तो बहुत शैटर्ड है, उसमें ना तो वेपन्स हैं ना कुछ हैं, मैं कैसे करूँगा। तो बोले वो सब हो जाएगा। फिर पिताजी बोले कि मैंने उनसे कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा और मैं कभी भी आपका सिर नहीं झुकने दूंगा। तो इस तरह से पिताजी को उन्होंने ये कमांड दी। तो जब वो कमांड दी तो उसके बाद उन्होंने निरीक्षण किया तो दूसरे लोगों से बोले, देखो आज ढिल्लन कितना स्मार्ट लग रहा है ना, और कितना कॉन्फिडेंट है, मुझे लगता है ये कर लेगा। तो एक तो ये है उनका कि वो जिसके ऊपर विश्वास कर लेते थे तो उस पर बहुत विश्वास करते थे। और नेताजी में एक चीज़ और थी, वो अपने जवानों का बहुत ख्याल रखते थे। ये लीडरशिप क्वालिटी उनमें थी। हाँ, ऐसे ही फॉलोइंग नहीं था। और पिताजी कहते हैं उनके पास कोई आर्मी की ट्रेनिंग नहीं थी, वो आर्मी में कभी रहे नहीं थे, पर ही वाज सुप्रीम कमांडर ऑफ आज़ाद हिंद फौज। बोले सूती वर्दी पहनते थे और जब कहीं जाते थे तब वूलन वर्दी पहनते थे, कैप, कंधे पे कोई रैंक नहीं, और जो टोपी थी उसके ऊपर एक बैच होता था जिसपे स्प्रिंगिंग टाइगर होता था। नेताजी के जो अभियान चल रहे थे लगातार, अंग्रेजों से लड़ाइयाँ, वो भारत के नॉर्थ ईस्ट में हो या फिर लड़ते हुए वे जब अंडमान पहुंचे और 1943 में उन्होंने भारत को स्वतंत्र घोषित किया, क्योंकि वहां पर उन्होंने पहला तिरंगा झंडा गाड़ लिया था। हाँ, मोरंग में। हाँ, तो वहाँ उन्होंने स्वतंत्र घोषित किया और जो अंडमान निकोबार अंग्रेजों के पास था वो इनके पास आ गया। लेकिन जब वहाँ पर वो लड़ रहे थे तो उस समय जब ये आगे बढ़े जी, तो अचानक मानसून आ गया। हाँ, और पानी इतना बरसा कि उसमें बहुत लोग शहीद हो गए और इन लोगों के बहुत सारे सामान बह भी गया। और उसमें बहुत INA वाले जो थे बहुत कष्ट में भी रहे, घास वास की सब्जियां भी बना के इनको खानी पड़ी। ये आप कहाँ की बात बता रहे हैं? ये जब मोरंग से वापस मलाया की तरफ उधर जा रहे थे, अंडमान के रास्ते में जब। हाँ, तो जब ये लौट के जा रहे थे उस समय, तब तो जो वहाँ का लेने के बाद ये लोग आगे बढ़ गए थे, लेकिन वो मानसून आने की वजह से
थोड़ा इन लोगों को परेशानी झेलनी पड़ी। लेकिन इनके जो बहादुर लोग थे, उन्होंने ये सरदारे जंग करके एक, जैसे अभी परमवीर चक्र या ये सब मिलते हैं ना, ऐसे नेताजी भी देते थे, क्योंकि उनका अपना बैंक था, उनके अपना करेंसी थी, उनके रेडियो स्टेशन था, सब था नेताजी का। और हमारे पिताजी बताते हैं, जब वो किसी को डिक्टेट करते थे, कितने भी पेज हों, रुकते नहीं थे और लिखवाते चले जाते, तो पलट के उसको पढ़ते भी नहीं थे। और जब फाइनल पढ़ते थे तो उसमें कोई मिस्टेक भी नहीं होती थी। इतना अच्छा उनका कमांड था इन सब पे। हाँ, टैलेंटेड तो, हाँ, उनके जैसा टैलेंटेड तो बहुत कम देश में लोग रहे होंगे। हाँ। अगर वैसे आदमी के हाथ में देश का प्रतिनिधित्व आता, हाँ, और अगर देश जिस समय आजाद हुआ उनके हाथ में बागडोर होती तो कुछ और ही तस्वीर होती भारत की। कहा करते थे, मैं 10 साल तक डेमोक्रेसी नहीं आने दूंगा, पहले सबको एजुकेट करूंगा, सबको सही लाइन पे लाऊंगा, सबको अनुशासन सिखाऊंगा, उसके बाद जो भी करना है वो करेंगे। क्योंकि इस समय अनुशासनहीनता भी बहुत है और किसी को ये समझ में ही नहीं आ रहा कि देश से अपन को प्रेम करना है। क्योंकि अगर कहीं से लोग निकलते थे जाते हुए, ड्रिल करते हुए दूसरी जगह पे, तो दूसरे लोग अजनबियों की तरह देखते थे, उन्हें कोई लेना देना ही नहीं रहता था कि ये फौज कहाँ जा रही है। और ये हमारे देश में एक लंबी परंपरा रही है कि युद्ध लड़ना राजाओं का काम रहा है, तो विशेषज्ञता रहा है। राजा के जो सैनिक वही युद्ध लड़ते थे। सामान्य लोग युद्ध में कभी शामिल नहीं होते रहे हमारे यहाँ। तो इसके कारण भी भारतीयों के साथ दिक्कत रही कि कोई भी आक्रमण करके अगर राजा को हरा लिया तो फिर सबको हरा लिया। इस बात को नेताजी समझते थे और इसलिए उन्होंने जो सेना खड़ी की, और वो हमेशा चाहते थे कि देश के सामान्य लोगों में भी वो बोध आए और वो शक्तिशाली मनोबल और देश के लिए सभी को लड़ने की आवश्यकता हो। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, फौज में सिर्फ एक ही जाति के लोग नहीं थे, साउथ के बहुत थे जी। और जब आईएनए बनने लगी तब नेताजी ने एक बात कही थी, मैं किसी को फोर्स नहीं करूंगा, जिसको जो सोचता है कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा वो ना आए। और एक और चीज उन्होंने कही थी, जब आप भर्ती करो तो कोई माँ जिसका एक ही बच्चा है उसको नहीं लेना, क्योंकि अगर उसको कुछ हो गया तो बेचारी माँ क्या करेगी जी। तो हमारे पिताजी बताते थे, जब इंटरव्यू हो रहा था तो एक लड़का आया, वो बोला कि मेरे को आईएनए में जाना, मैं नेताजी की फौज में जाना चाहता हूँ। बहुत अच्छा था, मतलब हट्टा कट्टा था। तो मैंने पूछा कि भाई तुम्हारी घर में कौन है? बोले मेरी एक माँ है। बोले नहीं बेटा, हम नहीं ले सकते, नेताजी ने कहा है कि जिसकी एक ही माँ है उसको वो नहीं करना। तो घर गया, उसने घर जाके बताया कि मेरे को तो नहीं लिया। कहते क्यों नहीं लिया? बोले कि उन्होंने ऐसे कहा कि तुम अपनी माँ की सेवा करो। रात को माँ कुएं में कूद गई जाके और मर गई। 15 दिन बाद फिर वो इंटरव्यू में पिताजी ने पूछा फिर, बोले मुझे नेताजी की फौज में जाना है। बोले तुम्हारी माँ? कहते मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया। ऐसे भी लोग थे जिनको उन्होंने फिर बाद में उन्होंने उनके लिए एक उसकी फोटो भी बनवाई उसकी माँ की, और उनको एक चांदी के फ्रेम में करके उस सैनिक को दिया। वो बहुत वीर था, लड़ते लड़ते वो शहीद हो गया। तो वो अपने सैनिकों का बहुत ख्याल करते थे। जैसे किसी के पास जूते नहीं है, उस नाप के नहीं मिल रहे हैं, तो स्पेशली बनवा के उसको देते थे। बहुत बारीकी से सभी चीजों का वो ख्याल अपने सैनिकों का रखते थे। अपने जिनके पास वो देखते थे ठंड है, पतलून नहीं है गर्म, उसके लिए पतलून भी बनती थी। तो मतलब उन्हें पूरी तरह से अपने पूरे सैनिकों का ख्याल रहता था, अपने अफसरों का ख्याल रहता था। हर किसी का नाम पता था, हर किसी का ये पता था कौन कहाँ पोस्टेड है और इस समय यहाँ से कितनी दूर है। जब पिताजी ने उनसे पूछा कि मेरे को दुश्मन कब मिलेगा, तो उन्होंने कहा आज से तुम्हें 22 दिन बाद मिलेगा, तुम इस बीच तैयारी कर लो। 22 दिन बाद ही इरावदी के किनारे दुश्मन आए। और जनरल विलियम स्लिम थे, जो जिनके पास आप ये समझ लीजिए टैंक भी थे,
सब कुछ था, हवाई शक्ति थी। और आईएनए वालों के पास पता क्या था? बैलगाड़ियां, भूखे पेट, 303 की 300 राइफल्स, पुरानी राइफल, 3 मॉर्टार और कुछ हैंड ग्रेनेड, और 1200 लोग, उनकी 3000 लोग। और ये 7 दिन तक, और उसको कौन कर रहा था? मेरे पिताजी कर रहे थे, मतलब कर्नल ढिल्लन उसको लीड कर रहे थे। 7 दिन तक उनको, जनरल स्लिम को इन्होंने इरावदी पार नहीं करने दी। उनके आर्काइव्स में है जो उन्होंने हमारे इनके आज़ाद हिंद फौज के लिए और पिताजी के लिए लिखा, कि ऐसा है जैसे एक दिया हो अंधेरे के लिए, जैसे सुई तलवार के सामने, ये हिसाब था। और फिर भी इन्होंने, लेकिन बाद में क्या है ना, बाद में सरेंडर करना पड़ा नेताजी का बीच में, आप जैसा कि कहते हैं कि एयर क्रैश में, हाँ 1940s, हाँ, तो उनकी डेथ हुई। तो तब उसके बाद फिर 2 तरह की बातें हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नेताजी उस एयर क्रैश में नहीं मारे गए थे, कहते हैं कि रसिया में रह गए। कुछ लोग बोलते हैं कि बाबा के रूप में भारत में रहे। तो इस पे कुछ प्रकाश डालना चाहेंगे कि क्या आपके पिताजी हमारे के पास क्या पिताजी ये कहते इंफॉर्मेशन हैं, था? पिताजी को 1974 में जापान इनवाइट किया था जनरल फ्यूजीवारा ने, अच्छा, जो उस समय लीड कर रहे थे ना आर्मी, हाँ, जापानियों की। तो उन्होंने वहां पर एक रनकोजी टेम्पल है, हाँ है, वहां लेके गए। तो वहां के जो श्राइन थे, जो वहां पर नेताजी की एशेज रखी हैं, नेताजी की रखी हुई हैं, अस्थियां रखी हैं। तो वो पिताजी से कहने लगे कि अब हम लोग वृद्ध हो गए हैं, हमारे बाद हमारे बच्चे पता नहीं इनको देखेंगे कि नहीं, आप भारत से कहिए कि वो इनको ले जाएं, ये उन्हीं की एशेज हैं। पर डीएनए वगैरह करने के लिए बहुत कुछ कोशिश की जाती है, लेकिन के परिवार वाले भी नहीं जाते। और क्या मिस्ट्री है कुछ समझ में, पिताजी तो ये कहते थे कि वो नहीं रहे, क्योंकि उनके साथ जो कर्नल हबीबुर रहमान थे वो भी काफ़ी जल गए थे, और नेताजी भी बहुत जल गए थे, ऐसा कर्नल हबीबुर रहमान ने इन लोगों को बताया बाद में। तो पिताजी का तो कहना ये कि वो बाबा जी के पास, वो गुना के पास थे कोई, बाबा जी मैं गया था, मेरे को तो नहीं लगा नेताजी। और फिर इतने साल के बाद जब र्यूमर आई तो मुझे नहीं लगता कि वो जीवित होंगे। उस समय तक एज इतनी तो नहीं होगी कि भाई अभी तक जीवित हों, तो वो मानने को तैयार नहीं होते थे। वो कहते थे उनका तो, जहाँ राजघाट है ना वहाँ पर जगह भी खाली है एक, तो पिताजी ने अपनी स्पीच में कहा था वो जगह खाली है जो उस पे लाके उनका विजय स्तंभ बनाया जाए और उनकी एशेज को यहाँ पर रखा जाए। तो नेताजी जो थे वो इन लोगों का बहुत ख्याल भी रखते थे, और बहुत उनकी दूरदृष्टि बहुत अच्छी थी। न भी होते हुए आर्मी के, उनको ऑर्गेनाइज करना बहुत अच्छे से आता था कि किस तरह से फौज को ऑर्गेनाइज करना है, किस बटालियन को कहाँ भेजना है, किस रेजिमेंट को कहाँ भेजना है, और लगातार ट्रेनिंग भी चलती रहती। उन्होंने कुछ ऐसे ऑफिसर बनाए थे जिनको टोक्यो कैडेट्स कहते हैं, उनको टोक्यो भेजा था, तो वहाँ से वो लोग ट्रेनिंग लेके आए थे। उसमें से बहुत से लोग शहीद भी हुए। तो नेताजी तो, आईएनए का ट्रायल बड़ा महत्वपूर्ण रहा है। हाँ जी, और सभी जगह उसका उल्लेख भी आता है, उसमें कर्नल ढिल्लन साहब भी थे। हाँ जी, उसके बारे में कुछ बताएं। ऐसा है कि जब इन लोगों को पकड़ा गया मलाया के पास न्यांगू में, वहाँ ये तीनों थे, तो इन लोगों ने सोचा कि अपन सरेंडर करें। तो शाहनवाज साहब बोले मैं तो ये सोचता हूँ कि ये मेरे इसमें पिस्टल में अभी 4 गोलियां हैं, तो अपन अपने को ख़त्म कर लें। तो पिताजी कहने लगे कि देखिए, अगर हमने अपने को ख़त्म कर लिया, यही है ना, अंग्रेज मारेंगे अपन को टॉर्चर करेंगे, लेकिन भारत को बताएगा कौन कि आज़ाद हिंद फौज ने किया क्या। उन्होंने वो जो पिस्टल था उसको नदी में फेंक दिया। तब तक अंग्रेजों ने इनको सबको घेर लिया था।
तो बाकियों को तो वो ट्रकों में भर के ले गए रंगून जेल में, और इन तीनों को एक ऑफिसर आया जो कि था तो अपना ही हिंदुस्तानी था और उसमें IMA से ही निकला हुआ था। तो उसने इन तीनों को सलूट भी किया और गाड़ी में बिठा के ले गया। इन तीनों को भी ले जाके वहाँ कैद कर दिया गया। उसमें पिताजी को अलग रखा गया और शाहनवाज और सहगल को अलग अलग रखा गया। फिर इनके वहाँ से इंटेरोगेशन हुए और इंटेरोगेशन के बाद उन्होंने इनको बहुत समझाया कि भाई आपको रैंक मिल जाएंगे, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, आप मतलब माफ़ी मांग लो कि हमने जो किंग है उसके खिलाफ हमने वेपन्स उठाए। तो ये बोले कि देश की आज़ादी के लिए वेपन उठाना कोई बुरी बात नहीं है। तो फिर इन लोगों को वहाँ से रंगून में रखा, रंगून से फिर ले आए कलकत्ता, फिर कलकत्ता जेल में रखा और फिर इनको वहाँ से ये ले आए लाल किले में। तो लाल किले में जो सलीमगढ़ बैरिक्स हैं वहाँ में पहले भी जो हमारे पिताजी के एडजुटेंट वगैरह थे कर्नल, अच्छा इनको अलग अलग लाए, शाहनवाज जी को अलग, सहगल को अलग, पिताजी को अलग लाए। तो जब पिताजी को ला रहे थे तो जिस बोगी में बैठे हुए थे उसमें और भी लोग बैठे थे जो आर्मी में के थे। तो उसमें एक सज्जन ऐसे थे, मुसलमान थे वो, तो बोले बख्शी, तुम, तातू जी को बख्शी भी कहा जाता था, तुम जिंदा हो? तो पिताजी ने कहा हाँ मैं जिंदा हूँ। तो बोले मैं गांव जा रहा हूँ, कुछ देना है तो दे दो। तो उन्होंने उस अंग्रेज ऑफिसर की तरफ देखा, फिर पिताजी ने कुछ चीज़ें दे दी। तो क्योंकि घर में यही सबको पता था कि नाउ ही इज़ नो मोर, तो वो ले जाके निशानियाँ हमारे दादाजी को और हमारी माँ को दे दी उन्होंने। तो फिर उसके बाद इनको लाल किले में ले आए और लाल किले में इनको ऐसे रखा जाता था कि एक दूसरे से बात नहीं कर सकते थे। और मजे की बात ये देखिए, जनरल मोहन सिंह वही एक बैरक में थे जिसमें ना वो खड़े हो सकते थे ना सिर्फ बैठ सकते थे या लेट सकते, इन किसी को पता ही नहीं चला। जापानियों ने उसके बाद वहाँ कर दिया। फिर इनके ऊपर जब मुकदमा चलाया गया तो इनके वकील बने बुला भाई देसाई। नो डाउट नेहरू जी ने बैरिस्ट्री का गाउन पहना था पर उन्होंने मुकदमा नहीं लड़ा। मुकदमा सारा का सारा बुला भाई देसाई जी ने ही लड़ा। और बुला भाई देसाई जी, कैलाशनाथ जी काटजू और सरदार सप्रू, ये लोग सब थे, खोसला साहब, इन लोगों ने लड़ा है मुकदमा। और उसमें अंग्रेजों ने कहा कि भाई इनको तो फांसी का हुक्म होना चाहिए। तो उन्होंने प्रूव करा बुला भाई देसाई ने कि किस लिए फांसी का हुक्म होना चाहिए, ये लोग देश के लिए लड़े हैं और हर किसी को हक है अपने देश के लिए लड़ने का। फिर जापानी जो थे उनको भी बुलाया गया इनके लिए, और इनके नाम पे इन्होंने और एलिगेशन ये भी लगाए थे कि इन्होंने मर्डर किए हैं, जो कि वो प्रूफ नहीं है। मर्डर थोड़ी होता है अगर किसी को आप दुश्मन को मार देते हो तो जी। तो वो भी सब था। तो महत्व का इसलिए है कि उसको बुला भाई देसाई जी ने अपनी बीमारी के समय में भी करा और अंग्रेजों ने, अच्छा फिर साथ ही साथ म्यूटनी हो गई। नेवी ने कहा कि इनको छोड़ो, नहीं तो हम तो, उन्होंने अंग्रेजों को जो रहते थे उस पे अपने शिप्स पे, उसमें नीचे फेंकना शुरू कर दिया। फिर इनको ये लगा, इधर आर्मी जो थी डर गए अंग्रेज कि अब तो ये आज़ाद हिंद फौज को छोड़ना पड़ेगा। तो फिर इन लोगों ने उसमें मुकदमे में उन्होंने कहा कि इनको हम, दो चीज़ें थी, या तो इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट काला पानी, और या इनको वो दे दी जाए मौत की सज़ा। तो उससे इनको बरी कर दिया गया था। पर इस बीच मेरे दादाजी गए थे मिलने, तो उनको अंग्रेज़ों ने कहा कि आप अपने बेटे को समझाओ कि वो अपनी गलती मान ले। तो पिताजी ने जब उनसे कहा कि आप अपनी गलती मान लो, और बड़े साहब कह रहे थे मैं इतने किले ज़मीन दे दूंगा, ये कर दूंगा और तुम्हें पेंशन भी मिल जाएगी, तो तातू जी कहने लगे कि जो मेरे कहने पर इतने जवान शहीद हुए, क्योंकि ये लोग 60,000 में से 26,000 तो शहीद ही हुए थे लड़ते लड़ते, जिनका आज तक नाम ही नहीं है।
तो फिर इन्होंने वहाँ से ये बोले नहीं, तो अपनी पगड़ी उतार के पिताजी के रखने लगे कि तू मेरी बात मान। कहने लगे पिताजी अगर आप अब आए मेरे पास तो मैं कह दूंगा आप मेरे पिता नहीं हैं। कहते ठीक है तू मत मान, मैं तेरी माँ को भेजूंगा, जब वो रोएगी तेरे पास आके तब तू मानेगा। इमोशनल ब्लैकमेल। हाँ। तो मेरी दादी आई मम्मी को लेके, तो जब दादी आई तो दादी कहती हैं घबराना मत, पूरा देश तेरे साथ है। और मैं तो धन्य हो गई कि तूने मेरी कोख से इतने अच्छे हीरे ने जन्म लिया जो देश के लिए लड़ रहा है, घबराना मत, लड़ तू। और मेरी मम्मी से पूछा आपका क्या कहना है, वो कहने लगे देश की आज़ादी के लिए अगर मेरे पति को मौत की सजा भी मिलती मैं उसको भी सहने को तैयार हूँ। तो वो माहौल कुछ इस तरह का था जी। और जितने दिन में मुकदमा चला हमारी माँ बाकायदा वहाँ जाती थी। ये नेहरू जी और नेताजी के संबंध के बारे में कुछ चर्चाएं होती थी कभी? नहीं, कभी नहीं होती थी। अच्छा। हमारे पिताजी कभी उनके लिए कुछ नहीं बोलते थे, पर वो ये कहते थे जो नेहरू ने किया है, उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है, जो देश के साथ किया है ना, सदियों देश हमारा भुगतेगा। जो नेहरू ने जब ये बंटवारा हो रहा था तो कहते मैं जाके उनके पास रोया, हाथ जोड़े कि पंडित जी ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, देश के टुकड़े मत करिए, पर वो नहीं माने। आप लोगों ने तो कर्नल ढिल्लन साहब को देखा है, कर्नल ढिल्लन साहब की माता जी को देखा जिन्होंने कहा कि देश के लड़ता है मर भी जाएगा तो हमें चिंता नहीं है। तो इस तरह की माताएं, इस तरह के लालन पालन के कारण जो हमारे ये इस तरह के जियाले और ये सब देशभक्त और क्रांतिकारी खड़े होते थे, पैदा होते थे देश के लिए। और आज हमारे समाज में क्या हम देखते हैं कि हर माता पिता कहता है बच्चे को तू गुड बॉय बनेगा, गुड किसी झगड़ा नहीं करेगा, कहीं लफड़े में नहीं पड़ेगा, तुम्हें बड़ा आदमी बनने का क्या मतलब, बहुत सारा पैसे इकट्ठा करना। और वो कमजोर सा पिलपिला सा आजकल का बच्चा होता जा रहा है। तो ये किस तरह से हमारा समाज मजबूत होगा? लालन पालन में क्या कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है? देखिए, लालन पालन में तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन की आवश्यकता है। सबसे बड़ी बात यह है आज घर में बच्चों को संस्कार नहीं मिल रहे, क्योंकि माँ भी नौकरी करती है और पिता भी नौकरी करते हैं। दोनों आते हैं थक के, उनके पास सिवाय अपने ऑफिस के कोई काम नहीं रहता। मैं ये नहीं कहती कि महिलाओं को नौकरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनको इतना टाइम अपने बच्चों को देना चाहिए कि वो उनको संस्कार दे सकें, वो देखें कि बच्चा झुंड में खेलना जानता है कि नहीं जी। और आज के युग में सबसे खराब चीज़ है वो है एक संतान पैदा करना। जो एक संतान होगी वो कभी बांटना ही नहीं सीखेगा, वो प्रोटेक्टिव रहेगा। माँ बाप को भी ये लगता है हाय इसे कुछ ना हो जाए, हम क्या करेंगे। भाई आप क्यों ये सोचते हो, जब आप सुख सुविधा से दोनों जने कमाते हो तो क्यों नहीं 2 से 3 से 4 बच्चे हो सकते। पहले बच्चे घर में होते थे 2, 4, 5, तो बच्चों के पीयर ग्रुप के बीच जो डेवलपमेंट होता था, जो शेयरिंग होती थी और वो अब नहीं, मनोबल बढ़ता था, वो नहीं है, वो नहीं। और दूसरी बात ये होती थी कि हर कॉलोनी के बाहर एक बगीचा होता था, खेल का मैदान होता था, बच्चे वहां जाते थे, लड़ते थे, गिर पड़ते थे, घर आके ना तो वो बताते थे, वहीं पीट पाट के बराबर होके आते थे। अब वो बदला, आके घर पे बताएंगे, माताजी जाके लड़ने शुरू कर देंगी। तो बच्चों को इसीलिए कमजोर होते जा रहे हैं। बच्चों को ना तो लड़ना आता है, ना अपने लिए खड़ा होना आता है जी। ये तभी होगा जब बच्चों को ये शिक्षा माँ बाप भी देंगे और स्कूल भी देगा कि भाई तुम्हें देश के लिए कुछ करना है। देखिए जापान में क्या होता है, 5वीं तक बच्चों को संस्कारी देश के लिए प्रेम ही सिखाया जाता है। अपने देश में इसकी कमी है, अपने देश में ये सब सिखाया ही नहीं जाता। तो जब तक माँ बाप नहीं उनको कहेंगे कि नहीं, भौतिकवाद के अंदर उनको भौतिक चीजें लाके दे दो तुम, अच्छा बेटा कोई बात नहीं ये ले लो, आज उसको ये गिफ्ट कर दी, वो ये ना करिए। उनको अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने को दीजिए जिनमें उनमें वीरता आए, जिनमें उनके संस्कार आए, तब तो अपन उस समय से निकल पाएंगे। और क्यों पुचकार के रखना, क्यों उनकी जो इच्छाएं उनको सबको पूर्ण करना, उन्हें कम में रहना सिखाइए ना, तभी तो उन्हें स्ट्रगल करना आएगा।
अगर संघर्ष नहीं बच्चा जानेगा, कठिनाइयां नहीं जानेगा, तो वो खड़ा भी नहीं होगा। संघर्ष करना सीखा ही नहीं तो कैसे खड़ा हो पाएगा? उसको सिखाना पड़ेगा। जी भाई आप देखिए, कई लोग हैं गुजरात में, क्या होता है, MBA करके आ गए, पिता ने 10,000 रुपए दिए, बोले अब मैं नहीं दूंगा, जा दूसरी जगह नौकरी कर। अब वो 10,000 रुपए लेके जाता है और नौकरी करता है, भूखा भी रहता है, सब कुछ संघर्ष सीखता है। उसके बाद वो जब लौट के आता है तो पिता को बोला कि मैंने इतना कमाया, तो उसने संघर्ष सीखा। लेकिन ये उन्होंने कर लिया, लेकिन दूसरों को भी करना चाहिए। जी। क्यों बच्चों को इतना वो लाड़ प्यार देना? प्रोटेक्टिव होने की आवश्यकता नहीं। किस लिए? बच्चों को ऐसा क्या है कि थर्मस में रखे हुए पानी की जगह सुरक्षित रखो, फिर बच्चे क्या बनेंगे? फिर तो पानी रहेंगे। इसीलिए आप देखिए ना, आप मेरे को एक भी ऑफिसर का बच्चा बता दीजिए जो आर्मी में जाता है। बिल्कुल नहीं। आप मुझे किसी मंत्री का एक भी बच्चा बता दीजिए जो आर्मी में गया हो। जी। कोई नहीं जाता। क्यों? देश के लिए वही भिंड, मुरैना और चंबल संभाग के लड़के हैं जो वो देश के लिए लड़े, या सरदारी सिख रेजिमेंट के, या पंजाब रेजिमेंट के, या गोरखा रेजिमेंट के, ये क्यों नहीं जाते? बिल्कुल ठीक बात। और उसके लिए एक बात जरूरी, पहले NCC कंपलसरी होती थी, उससे देश में अनुशासन रहता था। जब छुट्टियां होती थी तो बजाय इसको व्हाट्सएप देखने के, सब वहां परेड कर रहे होते थे गर्मी में। तो सबको पता था कि हमें देश के लिए भी करना और अपने लिए भी करना है। मैं तो यही कहूंगी कि फिर से NCC को शुरू करना चाहिए, और उसमें उन लोगों को रखें जो जवान ऑफिसर हैं, उनको नहीं जो रिटायरमेंट की अर्ज पे हैं सिर्फ पेंशन लेने के लिए। उनको टफ और इस लायक बनाए। भाई जैसे स्काउट गाइड है, ये सब चीजें उनको सिखानी चाहिए, उसमें कंपलसरी करना चाहिए, तभी तो टफ बनेंगे। जी। माँ बाप तो बनने नहीं देते, तो स्कूल इसी तरह करे, NCC करे। तो उनको जब तक आप कम सुविधाएं नहीं दोगे, आपने सारी चीजें उसको दे दी, तो उसको लड़ना कभी आएगा ही नहीं। बात। संघर्ष कहाँ से करेगा? जी। उसको लिमिटेड चीजें दीजिए, लिमिटेड कपड़े दीजिए। आपसे बहुत सारी बातें अभी और भी करनी थी। आज यहाँ बातों को आज के लिए ही विराम करते हैं, और आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और उसी परिपाटी में आपसे और बाकी दर्शकों से जय हिंद।